जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। इस समय हम लोग ग्रहों की मैत्री के संबंध में परिचर्चा कर रहे हैं और इस परिचर्चा के अंतर्गत हमने ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री के संबंध में आपके सामने बात पहुंचाई। उसके बाद तात्कालिक मैत्री के संबंध में भी हम अपना विषय संपन्न कर चुके। आज इन दोनों के आधार पर जो मैत्री का ढांचा संपन्न होता है या मैत्री का चक्र निर्मित होता है, जिसको पंचधा मैत्री कह करके पुकारा जाता है, उसके संबंध में आज के इस सत्र में हम बात करते हैं। आइए समझते हैं पंचधा मैत्री कैसे बनती है और क्या उसका रिजल्ट हमारे जीवन में अथवा हमारी कुंडली के अंदर रहे हुए ग्रहों की स्थिति के अनुसार पंचधा मैत्री का कैसा रिजल्ट हमारे को मिल सकता है, किस प्रकार से हम ग्रहों की अवस्था को वहां पर जांच सकते हैं, परख सकते हैं, इत्यादि बातों की परिचर्चा करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का सत्र पंचधा मैत्री के संबंध में है। तो यहाँ पर हमने ये उदाहरण कुंडली आपके सामने प्रस्तुत की है और इस उदाहरण कुंडली के अनुसार ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री का चक्र या उसकी रूपरेखा यहाँ पर हमने लिखी हुई है। इसी उदाहरण कुंडली के आधार पर ग्रहों की जो तात्कालिक मैत्री का सिस्टम है, तात्कालिक मैत्री का जो चक्र है, उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर पंचधा मैत्री की परिचर्चा उसको आज हम समझेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री किस प्रकार से होती है वो बात आपने समझ ली। उनकी तात्कालिक मैत्री कैसे होती है ये बात भी आपने समझ ली। इन दोनों के आधार पर अर्थात नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री के आधार पर जो मैत्री का ढांचा या मैत्री का चक्र बनता है वो है पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री इस नाम का अर्थ है ग्रहों के 5 प्रकार के मित्रता अथवा शत्रुता के परिणाम। पंचधा का अर्थ है 5 प्रकार, अर्थात ग्रहों की नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसके 5 प्रकार निर्मित हो जाते हैं और वो 5 प्रकार हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है अतिमित्र अथवा अधिमित्र, दूसरा है मित्र, तीसरा है सम, चौथा है शत्रु और 5वां है अतिशत्रु अथवा अधिशत्रु। इनको समझने का सीधा सीधा तरीका यह है कि जो ग्रह हमारी नैसर्गिक मैत्री के अंदर भी मित्र में हो और तात्कालिक मैत्री के अंदर भी मित्र में हो, मित्र मित्र प्लस अधिमित्र, जो ग्रह हमारी नैसर्गिक मैत्री के अंदर सम में हो और तात्कालिक मैत्री के अंदर मित्र में हो, ऐसा ग्रह मित्र हो जाएगा। जो ग्रह नैसर्गिक मैत्री के अंदर मित्र में हो और तात्कालिक मैत्री के अंदर शत्रु में आ जाए, अथवा तात्कालिक मैत्री के अंदर मित्र में हो और नैसर्गिक मैत्री के अंदर शत्रु में आ जाए, ऐसा ग्रह सम हो जाएगा। और जो ग्रह नैसर्गिक मैत्री के अंदर सम में हो और तात्कालिक मैत्री के अंदर वो शत्रु में आ जाए, उसको हम शत्रु मानेंगे। और जो ग्रह नैसर्गिक मैत्री के अंदर भी शत्रु हो और तात्कालिक मैत्री के अंदर भी शत्रु हो, ऐसा ग्रह माना जाएगा अतिशत्रु। तो इस उदाहरण कुंडली के आधार पर हम समझने का यत्न करते हैं कि यहाँ पर जो जो ग्रह जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उनकी पंचधा मैत्री के अनुसार क्या स्थिति है, अर्थात वो अपने अतिमित्र के स्थान में है, मित्र के स्थान में है, सम के स्थान में है, शत्रु के स्थान में है या अतिशत्रु के स्थान में है। और उनको जांचने के बाद फिर हम बात करेंगे कि इन पांचों के पांचों विभागों में होने से ग्रह को किस प्रकार का रिजल्ट फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। तो सूर्य देव देखिए, यहाँ पर सूर्य के मित्र हैं मंगल, चंद्र और गुरु, और यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में भी सूर्य के जो मित्र हैं ये तीनों के तीनों यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मंगल था और यहाँ पर भी मंगल है, यहाँ पर चंद्र था, यहाँ पर भी चंद्र है, और यहाँ पर गुरु था, यहाँ पर भी गुरु है। तो सबसे पहले हमने देखा सूर्य के तीनों जो यहाँ के मित्र हैं वो यहाँ पर भी मित्र में हैं। इसका अर्थ हुआ सूर्य देव के मंगल, चंद्र और गुरु ये अति मित्र हो गए।
उसके बाद बात करें मित्र की, तो यहाँ पर सूर्य देव के सम में बुध है और यहाँ पर वो शत्रु में है, तो वो मित्र में नहीं आएगा। मात्र यहाँ पर तात्कालिक मैत्री के अंतर्गत राहु और केतु सूर्य के मित्र हैं, तो उनको हमने यहाँ पर मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। राहु केतु को मात्र हमने तात्कालिक मैत्री के चक्र के अनुसार यहाँ पर स्वीकार किया है, नैसर्गिक मैत्री के अनुसार उनको स्वीकार नहीं किया। राहु केतु को लेकर के नैसर्गिक मैत्री के अंतर्गत विद्वान एक मत नहीं है। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग उसकी व्यवस्था हमारे को देखने को मिल जाती है, इसलिए नैसर्गिक मैत्री के अंतर्गत हमने राहु केतु को छोड़ दिया है। मात्र तात्कालिक मैत्री के अनुसार राहु केतु को हम मित्र या शत्रु के रूप में यहाँ पर स्वीकार करेंगे। जनरली अगर हम देखें तो राहु केतु की जो प्रकृति है उसको अगर देखा जाए तो राहु की घनिष्ठता कहीं ना कहीं शनि के साथ देखने को मिलती है, शुक्र के साथ देखने को मिलती है, और केतु की जो घनिष्ठता है वो मंगल के साथ देखने को मिल जाती है अथवा गुरु के साथ देखने को मिल जाती है। फिर भी इनके कैरेक्टर को देखते हुए इनके बारे में कोई एक प्रकार की धारणा बनाना कई बार गलत हो जाता है। संभवतः इसीलिए ग्रंथों में अलग अलग विद्वान ने अलग अलग ग्रहों के साथ इनकी मैत्री का खाका हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो जानबूझ करके हमने नैसर्गिक मैत्री के अंतर्गत राहु केतु को छोड़ दिया है। मात्र तात्कालिक मैत्री के आधार पर ही हम राहु केतु को स्वीकार करेंगे। तो तात्कालिक मैत्री के आधार पर राहु केतु चूंकि यहाँ पर सूर्य के मित्र के रूप में हैं, इसलिए यहाँ पर उनको मित्र के रूप में ही हमने स्वीकार कर लिया है। उसके बाद बात करते हैं सम की। तो सम के लिए कि जैसे मैंने कहा कि जो ग्रह यहाँ पर मित्र हो इधर शत्रु हो और इधर मित्र हो उधर शत्रु हो, तो ऐसा ग्रह सम हो जाता है। तो सूर्य के सम ग्रह के रूप में शुक्र और शनि को यहाँ पर हमने लिखा है। तात्कालिक मैत्री के अंतर्गत शुक्र और शनि मित्र में है और नैसर्गिक मैत्री के अंतर्गत शुक्र और शनि शत्रु में है, तो इसलिए वो सम हो गए। उसके बाद शत्रु के लिए बचता है बुध। चूंकि बुध यहाँ पर नैसर्गिक मैत्री के अंतर्गत सम है और वो यहाँ पर शत्रु हो गया है, इसलिए यहाँ पर बुध शत्रु है और अति शत्रु के अंतर्गत कोई भी ग्रह नहीं बचता है। इसलिए सूर्य का अति शत्रु इस कुंडली के अनुसार कोई भी नहीं है। बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा के लिए देखें यहाँ पर सूर्य और बुध इनके मित्र हैं और तात्कालिक मैत्री के अंदर भी सूर्य और बुध इनके मित्र हैं। तो सीधी सी बात कि चंद्रमा के लिए सूर्य और बुध ये दोनों अति मित्र हो गए। बात करते हैं मित्र की। तो मित्र के लिए यहाँ पर शुक्र इनके मित्र हैं और शुक्र यहाँ पर सम में है, इसलिए यहाँ पर शुक्र मित्र के अंतर्गत आ गए। सम की कैटेगरी के अंदर कोई भी नहीं है और शत्रु की कैटेगरी के अंदर गुरु मंगल शनि राहु केतु ये पांचों के पांचों ग्रह आ गए हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर गुरु मंगल और शनि ये सम में थे और वो यहाँ पर शत्रु में हो गए, तो इसलिए उनको शत्रु के अंदर स्वीकार कर लिया गया। और राहु केतु यहाँ पर तात्कालिक मैत्री के अनुसार शत्रु में है, तो उनको शत्रु के अंतर्गत ही स्वीकार कर लिया गया। इस कुंडली के आधार पर चंद्रमा का भी कोई अति शत्रु नहीं है। बात करते हैं मंगल की। तो मंगल के लिए नैसर्गिक मैत्री में हमने देखा कि सूर्य चंद्र और गुरु इनके मित्र हैं और उनमें से यहाँ पर सूर्य और गुरु हमारे को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए सूर्य और गुरु मंगल के अति मित्र हो गए। मित्र के अंतर्गत शुक्र तथा केतु है। शुक्र तथा केतु होने का कारण है कि शुक्र यहाँ पर मित्र है और यहाँ पर सम है और केतु यहाँ पर मित्र है, इसलिए शुक्र तथा केतु को यहाँ पर मित्र के अंतर्गत रख लिया गया है। चंद्रमा और बुध इनके लिए सम हो गया क्योंकि बुध यहाँ पर शत्रु है और इधर आकर के मित्र हो गया। चंद्रमा यहाँ पर शत्रु है और यहाँ पर आकर के मित्र है, इसलिए चंद्रमा और बुध इनके लिए सम हो गए। शत्रु के अंतर्गत इनके शनि और राहु की परिगणना है क्योंकि राहु और शनि यहाँ पर शत्रु के अंतर्गत हैं और यहाँ पर शनि सम के अंतर्गत है, तो जो यहाँ पर सम होगा और इधर शत्रु होगा वो शत्रु माना जाएगा। राहु चूंकि यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में शत्रु के अंतर्गत है, तो उसको भी शत्रु के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इस कुंडली के आधार पर मंगल का भी कोई अति शत्रु नहीं है। अब बात करते हैं बुध की।
तो बुध के लिए देखिए यहाँ पर सूर्य और शुक्र इनके मित्र हैं और इनमें से यहाँ पर शुक्र आ जाता है, तो बुध का अति मित्र हुआ शुक्र। बुध के मित्र के रूप में हम बात करें तो मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु ये ग्रह इनके मित्र हो जाते हैं। उसका कारण है कि मंगल, गुरु, शनि यहाँ पर सम है और ये मंगल, गुरु, शनि तीनों ही यहाँ पर मित्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए मंगल, गुरु, शनि इनके मित्र हो गए। राहु केतु यहाँ पर मित्र के अंतर्गत ही हैं, इसलिए यहाँ पर इनको भी मित्र के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। सम की कैटेगरी के अंदर सूर्य और चंद्रमा आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर मित्र है और यहाँ पर शत्रु है और चंद्रमा यहाँ पर मित्र है और यहाँ शत्रु है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा इनके लिए सम हो गए, न अच्छे न बुरे। इस कुंडली के आधार पर बुध का कोई भी शत्रु ग्रह नहीं बचता और कोई अति शत्रु ग्रह भी नहीं बचता है। अब हम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु के लिए सूर्य और मंगल इन दोनों को यहाँ पर अतिमित्र के रूप में स्वीकार किया गया है। उसका कारण है कि गुरु के सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीन यहाँ पर मित्र हैं और उन तीनों में से यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों मित्र, यहाँ पर भी मित्र हो गए, यहाँ पर भी मित्र हो गए, तो सूर्य और मंगल दोनों अति मित्र हो गए। मित्र के अंतर्गत कोई भी नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पर गुरु का जो सम है वो शनि है और शनि यहाँ पर मित्र के अंतर्गत न होने से मित्र की कैटेगरी के अंदर कोई भी नहीं बचा। सम की कैटेगरी के अंदर बुध और चंद्र ये दोनों आ जाते हैं। उसका कारण है कि बुध यहाँ पर शत्रु है और यहाँ पर मित्र है और चंद्रमा यहाँ पर शत्रु है और यहाँ पर मित्र है, इसलिए बुध और चंद्रमा इनके सम हो गए। शत्रु के अंतर्गत शनि, राहु और केतु आ जाते हैं। उसका कारण है कि शनि यहाँ पर सम में है और यहाँ पर वो शत्रु में है और राहु केतु यहाँ पर दोनों ही शत्रु के अंतर्गत हैं। तो शनि, राहु और केतु ये शत्रु के अंतर्गत आ गए। और गुरु के लिए शुक्र अति शत्रु हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी शुक्र शत्रु के अंतर्गत है और यहाँ पर भी शुक्र शत्रु के अंतर्गत है। तो गुरु के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत परेशान करने वाला जो ग्रह हुआ साबित हुआ वो शुक्र हुआ, क्योंकि गुरु का शुक्र अति शत्रु हो गया। अब हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र के लिए देखिए शनि और बुध इन दोनों ग्रहों को अति मित्र के रूप में हमने यहाँ पर स्वीकार किया है। उसका कारण है कि यहाँ पर नैसर्गिक मैत्री के अंदर भी शनि और बुध मित्र हैं और तात्कालिक मैत्री के अंदर भी शनि और बुध दोनों मित्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस वजह से शनि और बुध इनके अति मित्र हो गए। इनके मित्र के रूप में मंगल और राहु यहाँ पर हमारे को प्राप्त हो रहे हैं। उसका कारण है कि मंगल यहाँ पर सम है और यहाँ पर वो मित्र है और राहु यहाँ पर मित्र के अंतर्गत ही है, इसलिए मंगल और राहु दोनों को यहाँ पर मित्र के रूप में स्वीकार किया गया है। सम के अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा को स्वीकार किया गया, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों यहाँ पर शत्रु हैं और सूर्य चंद्रमा दोनों यहाँ पर मित्र हो गए हैं, इसलिए वो सम हो गए। गुरु और केतु को यहाँ पर शत्रु के रूप में स्वीकार किया गया है। उसका कारण है कि गुरु यहाँ पर सम है और यहाँ पर शत्रु हो गया है और केतु हमने यहाँ पर शत्रु के रूप में प्राप्त किया है। तो गुरु और केतु को यहाँ पर शत्रु के रूप में स्वीकार किया गया। और शुक्र का भी इस कुंडली के अनुसार कोई भी ग्रह अति शत्रु के रूप में उपलब्ध नहीं है। बात करते हैं शनि की। तो शनि के लिए देखिए यहाँ पर शुक्र और बुध वहाँ पर मित्र हैं और शुक्र और बुध यहाँ पर भी मित्र हैं। तो शनि के लिए शुक्र और बुध अति मित्र हो गए। मित्र की कैटेगरी के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है और सम की कैटेगरी के अंदर सूर्य है। सूर्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सूर्य शत्रु के अंतर्गत है और यहाँ पर सूर्य मित्र के अंतर्गत है। तो एक जगह का शत्रु दूसरी जगह मित्र हो जाएगा तो वो सम के अंतर्गत आ जाएगा। शत्रु के अंतर्गत गुरु, राहु और केतु की प्राप्ति हमें हुई है। उसका कारण है कि गुरु यहाँ पर सम है और यहाँ पर वो शत्रु के अंतर्गत आ गया है। साथ में राहु और केतु ये दोनों भी शत्रु के अंतर्गत ही हैं, इसलिए गुरु, राहु और केतु ये शनि के शत्रु के रूप में हमें उपलब्ध हुए। शनि के अति शत्रु के रूप में चंद्रमा और मंगल को हमने स्वीकार किया है। उसका कारण है कि चंद्रमा और मंगल यहाँ पर शत्रु हैं और चंद्रमा और मंगल यहाँ पर भी शत्रु हैं।
तो दोनों स्थानों पर जो शत्रु होगा वो अति शत्रु माना जाएगा। अब इस बात को हमने भली भांति समझ लिया कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा ग्रह अति मित्र है, कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा सम है, कौन सा शत्रु है और कौन सा अति शत्रु है। अब इसको जांचने के बाद हम इनका यहाँ पर इस कुंडली के अंदर इनके प्रभाव की बात करेंगे। तो इन ग्रह के प्रभाव को हम समझें उससे पहले एक बात हमारे को समझने की आवश्यकता है। ग्रहों की क्षमता को या उनके रिजल्ट देने के सामर्थ्य को अथवा उनके बल को समझने का एक तरीका ये है कि ग्रह जब अपनी राशि में होगा अर्थात अपने घर में होगा तो 100% वो रिजल्ट देने में समर्थ होगा। उसी प्रकार ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा तो 150% वो रिजल्ट देने में समर्थ होगा। ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होगा तब वो 200% रिजल्ट देने में समर्थ होगा, अर्थात अपनी राशि से ठीक दुगना रिजल्ट देने में समर्थ हो जाता है जब कोई ग्रह हमारी कुंडली के अंदर उच्च राशि के अंदर बैठ जाए। तो उच्च राशि में होगा तो 200% रिजल्ट देगा, मूल त्रिकोण राशि में होगा तो 150% रिजल्ट देगा, अपनी राशि में होगा तो 100% रिजल्ट देगा। उसी प्रकार जब कोई ग्रह अपने अतिमित्र की राशि में होगा तब वो 75% रिजल्ट देने में समर्थ होगा। वहीं पर ग्रह जब मित्र की राशि में होगा तब वो 50% उसका बल माना जाएगा, अर्थात 50% वो रिजल्ट देने में समर्थ माना जाएगा। वहीं पर अगर उस सम ग्रह की राशि में हमारा अपेक्षित ग्रह होगा तो वो 25% रिजल्ट देने में समर्थ होगा। उसके बाद अगर शत्रु की राशि में होगा तो 25 का आधा 12.5% ही रिजल्ट देने में समर्थ होगा। वहीं पर अगर वो अति शत्रु की राशि में होगा तो 12.5 का आधा अर्थात 6.25% ही वो रिजल्ट देने में समर्थ माना जाएगा। तो इस आधार पर हम ग्रहों की क्षमता का आकलन कर सकते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह है वो सचमुच में कितना रिजल्ट देने में समर्थ है। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं, इस कुंडली के अनुसार देखें, यहाँ पर सूर्य देखिए, सूर्य के मंगल, चंद्र और गुरु ये अति मित्र हैं और सूर्य यहाँ पर धनु राशि में है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, अर्थात सूर्य अपने अतिमित्र ग्रह की राशि के अंदर बैठा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अतिमित्र ग्रह की राशि में जब कोई ग्रह बैठ जाता है तब वो 75% रिजल्ट देने में समर्थ होता है। तो जितनी क्षमता सूर्य की है वो रिजल्ट देने की, जितनी काबिलियत सूर्य के अंदर है वो अपनी काबिलियत के अनुसार यहाँ पर रहा हुआ सूर्य 75% रिजल्ट इन जातिका को अपना देगा। अर्थात सूर्य के जो लाभ हैं, देखिए सूर्य के लाभ क्या हैं। मान सम्मान सूर्य से प्राप्त होता है, हमारा हेल्थ सूर्य से आता है, आदमी अपने काम के प्रति जो लगन वाला होता है, समय पाबंदी की जो प्रवृत्ति उसके अंदर होती है और एक प्रकार से ऊर्जा से परिपूर्ण रहना, ऊर्जावान बने रहना, ये सारी चीजें हमारे को सूर्य से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार सूर्य से मिलने वाले जो भी रिजल्ट होंगे इन जातिका के लिए वो 75% प्राप्त होंगे। ये रिजल्ट हम केवल ग्रह की उस स्थिति को देख करके बोल रहे हैं कि जिस राशि के अंदर वो बैठा हुआ है। उसके अतिरिक्त बाकी जो कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बनते हैं उनका भी आकलन किया जाएगा, उनका भी निरीक्षण करने के बाद हमारे को फलादेश करना होता है। किंतु उनको समझने के लिए एक सिस्टम हमारे को बनाने की जरूरत होती है और उसी सिस्टम के तहत हम इस समय केवल उन ग्रहों की उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि ग्रह जिस राशि में होगा उस राशि का स्वामी यहाँ पर किस स्थिति में है, उसके अनुसार वो ग्रह उस दृष्टिकोण से कितना रिजल्ट देने में समर्थ होगा। यहीं तक इस बात को समझ लेना चाहिए। बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा के लिए यहाँ पर सूर्य और बुध ये अति मित्र हैं और चंद्रमा को हम देखें तो यहाँ पर वो मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो मीन राशि हो गई बृहस्पति की राशि। अब यहाँ पर हम देखें कि बृहस्पति किस स्थिति में है। तो बृहस्पति यहाँ पर चंद्रमा के लिए शत्रु की भूमिका के अंदर है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि चंद्रमा अपने शत्रु की राशि के अंदर बैठा हुआ है और शत्रु की राशि के अंदर बैठा हुआ जो ग्रह होता है वो मात्र
12.5% रिजल्ट देने में समर्थ होता है। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो गया है। अब यहाँ पर देखें तो चंद्रमा कई तरीके से पीड़ित है। सबसे पहले यहाँ पर शनि के साथ में है, विषयोग बन रहा है, उस दृष्टिकोण से चंद्रमा पीड़ित है। दूसरी दृष्टि से यहाँ पर देखें तो चंद्रमा के दोनों तरफ के घर खाली हैं, अर्थात वो केमद्रुम दोष के अंदर है। हालांकि गुरु की दृष्टि है तो केमद्रुम दोष का भंग भी हो रहा है, हम इस बात को भी स्वीकार कर लेंगे। और साथ में केतु, राहु, शनि, इन तीनों के प्रभाव के अंदर चंद्रमा है। गुरु का भी प्रभाव उसके ऊपर है, गुरु इसके लिए शत्रु बना हुआ है। तो एक प्रकार से चंद्रमा यहाँ पर राहु, केतु, शनि और गुरु के प्रभाव में है। राहु, केतु, शनि और गुरु ये सभी जब मिल जाते हैं तो स्लो प्लैनेट बन जाते हैं, धीमे ग्रह बन जाते हैं। इसलिए चंद्रमा का जो रिजल्ट है इनको बहुत अच्छा अपने जीवन में नहीं मिल पाता। और उसके अंदर भी जब हम बात करें कि चंद्रमा की जब ऐसी स्थिति होती है तो जातक के जीवन में जब तक उनकी माता का सानिध्य रहता है तब तक उसको फिर भी इतनी समस्या नहीं आती। माता के जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम आती है, उनका मन एकदम पीड़ित हो जाता है। और ये हकीकत है कि जब से इनकी मदर की डेथ हुई उसके बाद इन जातिका को डिप्रेशन की समस्या को झेलना पड़ा, मानसिक रूप से बहुत सारी परेशानियां इनके जीवन में आई। और जैसे ही माता जी का वियोग हुआ उसके बाद ही वो सब परेशानियां इनको झेलनी पड़ी। उसका प्रमुख कारण कि इनका जो चंद्रमा है वो इतना पीड़ित है, जहां पर बैठा हुआ है वो शत्रु बन गया है, जहां पर बैठा हुआ है शनि उसको विषयोग बना रहा है, राहु केतु के वो चंगुल में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे को चंद्रमा को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता होती है। लगातार मेडिटेशन की तरफ जाने की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप चंद्रमा को मजबूत करेंगे उतना उसके रिजल्ट अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर मंगल की। मंगल देखें यहाँ पर तुला राशि के अंदर है और तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। तो शुक्र देव की स्थिति मंगल के लिए कैसी है? अगर हम देखें तो शुक्र यहाँ पर मित्र ग्रह के रूप में है। तो इसका अर्थ हुआ कि मंगल यहाँ पर मित्र की राशि के अंदर है, अर्थात अच्छा है। और मित्र की राशि के अंदर रहा हुआ जो ग्रह होता है वो 50% रिजल्ट देने में समर्थ होता है। तो मंगल इस दृष्टिकोण से जहां बैठा हुआ है उस दृष्टिकोण से ये 50% रिजल्ट देने में समर्थ है। तो मंगल के जो जो कारक चीजें हैं, मंगल के जो जो गुण हैं, वो सारे के सारे गुण इनको मंगल इस हिसाब से कहाँ बैठा है और वो राशि का स्वामी इस कुंडली के अंदर किस भूमिका में है, मात्र इस दृष्टि से देखेंगे तो 50% रिजल्ट देने में समर्थ है। अब हम बात करते हैं बुध की। तो बुध को हम यहाँ पर देखें तो ये सूर्य के साथ बैठा हुआ है, 9वें भाव में बैठा हुआ है, धनु राशि में है और धनु राशि बृहस्पति की अपनी राशि है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बृहस्पति की बुध के लिए क्या स्थिति है। तो बुध का यहाँ पर देखिए तो गुरु जो है मित्र है, तो बुध भी अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बुध को भी यहाँ पर गुरु का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। दूसरा एंगल भी हम यहाँ पर देखें, बुध यहाँ पर धनु राशि में है और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति यहाँ पर कन्या राशि में हैं और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। तो कुंडली के अंदर बुध और गुरु का जो योग बन गया है वो स्थान परिवर्तन योग इसको हम बोलते हैं। ये वाला योग एक प्रकार से अच्छा योग बन गया है। तो कहीं ना कहीं सूर्य और बुध की यहाँ पर जो युति है वो एक प्रकार से इनके लिए अच्छी है। हालांकि 9वें भाव में बुध को अच्छा नहीं माना जाता, उसके रिजल्ट बहुत बार खराब मिलते हैं, लेकिन फिर भी बाकी चीजें काफी हद तक बुध को कंट्रोल करने वाली चीजें होने से वो लाभदायक है। उसके बाद बात करते हैं गुरु की। तो गुरु यहाँ पर देखें तो कन्या राशि में है और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध की स्थिति यहाँ पर हम देखें तो वो सम के अंदर है, अर्थात गुरु के लिए यहाँ पर बुध का जो सपोर्ट है वो न तो मित्र के रूप में है न शत्रु के रूप में है, वो तटस्थ है। तो इस अवस्था के अंदर गुरु को यहाँ पर जहाँ वो बैठा हुआ है उस राशि के
स्वामी के अनुसार स्थान परिवर्तन का जो योग है उसका जो लाभ मिलना होगा वो तो मिलेगा, लेकिन जो गुरु बैठा है तो बुध यहाँ पर सम है और सम होने के नाते वो एक प्रकार से तटस्थ माना जाएगा, न तो अच्छा और न बुरा। उसके बाद बात करते हैं शुक्र देव की। तो शुक्र देव यहाँ पर हम देखें तो 10वें भाव में है, मकर राशि में है। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव की स्थिति यहाँ पर हम देखें तो वो अति मित्र है। तो शुक्र अपने अति मित्र ग्रह के घर में है, तो कहीं ना कहीं शुक्र को यहाँ पर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो शुक्र यहाँ पर रिजल्ट देने में ज्यादा समर्थ है, इसलिए इस जातिका के लिए यहाँ पर शुक्र का जो काम है, शुक्र से संबंधित जो काम है वो सब इनके लिए लाभदायक होंगे। शुक्र इनका अच्छा ही माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव यहाँ पर मीन राशि के अंदर विराजमान है 12वें भाव में, और मीन राशि की अधिपति बृहस्पति देव हैं। तो शनि के लिए हम देखते हैं कि बृहस्पति देव की भूमिका कैसी है। तो यहाँ पर देखें तो बृहस्पति इनके शत्रु के रूप में है। तो शनि यहाँ पर शत्रु के घर में है, और साथ में शनि के साथ जिनकी युति है चंद्रमा और राहु, इनको अगर देखें तो यहाँ पर शनि के शत्रुओं में राहु की गणना है और चंद्रमा तो उनका अति शत्रु है। तो शनि यहाँ पर शत्रु के घेरे में है, अति शत्रु के घेरे में है, और गुरु जो उनका शत्रु है उसी की दृष्टि के अंदर है। केतु भी इसका शत्रु है और केतु की भी दृष्टि उसके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं इनका जो शनि है वो भी पीड़ित है। तो जब आपका शनि पीड़ित हो जाता है तो जीवन में कहीं ना कहीं आकर के आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपका विकास रुक जाता है, आपका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो शनि जितना अच्छा होगा उतना आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो यहाँ पर शनि का डैमेज होना, इस बार में भाव में आकर के देखें यहाँ पर चंद्रमा भी डैमेज हो रखा है, शनि भी डैमेज हो रखा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इनको ज्यादा तकलीफ देता है, ज्यादा परेशान करता है। तो इस प्रकार से पंचधा मैत्री के आधार पर हम ग्रहों की जो स्थिति है उसको जांचने में समर्थ हो पाते हैं, उसको देखने में समर्थ हो पाते हैं, और उसको देखने के बाद हमारे को हकीकत में कौन से ग्रह की स्थिति हमारी कुंडली के अंदर कैसी है इसको जांचने में बहुत सुविधा प्राप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको भलीभांति समझ में आई होंगी। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ग्रह चाहे हमारी कुंडली के अंदर जैसे भी हों, उनके भीतर में जो कार्य करने की क्षमता है अर्थात रिजल्ट देने की जो क्षमता है वो हमेशा हमारे कर्म के अनुसार कम ज्यादा होती है, हमारी सोच के अनुसार कम ज्यादा होती है। जितनी अच्छी सोच हमारी होगी, जितने कर्मशील हम होंगे अर्थात जितने एफर्ट्स करने वाले हम होंगे, सकारात्मक सोच हमारे अंदर हो, सकारात्मक रास्ते में एफर्ट्स करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर हो, और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने की आदत बना लिया जाए तो हमारा प्रत्येक ग्रह धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, धर्म के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, आनंद मंगल का द्वार अवश्य आपको प्राप्त होगा। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।